दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष महावीर सिंह सिसोदिया जी। नमस्कार। आज खास वार्तालाप में हम इनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पालिका मैरिज गार्डन का मुद्दा क्या है। श्योपुर नगर पालिका मैरिज गार्डन को भी 2 सप्ताह पूर्व नीलामी पे दिया गया था जी। वो गरीबों से बहुत दूर चला गया था। किसी भी स्तर पे गरीब उसका उपयोग नहीं कर सकता था जी। इतना महंगा हो गया कि उसे आम जनता तक उसका लाभ लेना संभव नहीं था जी। इस कारण से उसी दिन स्थानीय प्रशासक से बात की गई जी। और कहा गया कि ये इस वक्त आप इसे निरस्त करें जी। और आने वाले समय में जनप्रतिनिधि जब चुने जाएंगे, निकाय के चुनाव जल्दी ही संभव है जी। ये उन्हें अधिकार दिया जाए जी। प्रशासक ने ये बात मानी जी। और उस कार्रवाई को स्थगित कर दिया और आगे हम विश्वास रखते हैं कि जनप्रतिनिधि जब चुन के जाएंगे तो जनता का हितों का ध्यान रखेंगे और वो कम से कम शुल्क पर जो एक सफाई और बिजली के रूप में व्यय होता है जी। उतना शुल्क वो लेकर इसका निर्धारित करेंगे। साथ ही वो जो शुल्क उसका होगा वो ठेकेदार को पहले ही बता दिया जाएगा कि इस एक शादी का आप इस तरह का शुल्क रखेंगे ताकि वो अपनी मनमानी नहीं कर सके। हाँ, मतलब जो टेंडर अगर ये जो आप बता रहे हैं ये टेंडर निरस्त हो गया है। ये टेंडर स्थगित कर दिया गया। अच्छा, स्थगित कर दिया। इसका दोबारा से टेंडर होगा, यही प्रशासक से कहा गया है जी। अच्छा, आपके द्वारा प्रशासक से कहा गया है। पर ये इसमें कैसे संभव होगा कि ये कम पैसे में उपलब्ध हो जाए? जनता के लिए स्थानीय प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है जी कि वो जनता का हित पहले देखे। आय का स्रोत मैरिज गार्डन नहीं हो सकता, जनता को कम से कम शुल्क में उपलब्ध हो, ये स्थानीय प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है। और मुझे विश्वास है कि जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो जनता का हितों का ध्यान रखते हुए एक रेट कम से कम तय करके उपलब्ध कराएंगे। श्योपुर में 1.5 लाख से अधिक की आबादी पर एक मैरिज गार्डन पर्याप्त है? इस नगर पालिका के मैरिज गार्डन के पहले हम देखते हैं कि श्योपुर में 10-12 के लगभग मैरिज गार्डन है जी। और उनका शुल्क बहुत अधिक है, जो गरीबों से बहुत दूर है जी। किसी भी स्तर पर वो उसे अपने लिए उपयोग में नहीं ले सकते। तो स्थानीय निकाय जब पूर्व में माननीय केंद्रीय मंत्री आज के मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे जी। उस वक्त ये निर्णय लिया गया कि यहाँ एक मैरिज गार्डन की बहुत ही आवश्यकता है जी। और वो एक कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद लंबे समय तक वो स्थगित रहा जी। लेकिन आज वो पूर्ण हो चुका है जी। और आगे भी हम देखेंगे कि जहाँ भी जल्दी से जल्दी और कोई जगह शासन जनप्रतिनिधि तय करेंगे जी। और आवश्यकता के अनुसार नवीन मैरिज गार्डन भी बनाए जाए, ऐसा हम विश्वास रखते हैं और करेंगे। श्योपुर में प्राइवेट मैरिज गार्डन बेलगाम हो चुके हैं, चाहे उनकी बुकिंग की बात हो या पार्किंग के बारे में, आप क्या सोचते हैं? मैरिज गार्डन की व्यवस्थाओं को लेकर वास्तव में बहुत सोचने का विषय है जी। जो सुविधाएं आम उपभोक्ता को मिलना चाहिए जी। वो मैरिज गार्डनों में नहीं है जी। पार्किंग की व्यवस्था तो लगभग किसी भी गार्डन में नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि मैरिज गार्डन का जब वो पंजीयन करते हैं तो इन सब सुविधाओं को देखें। आगे हम प्रशासन से चर्चा करके पार्किंग की अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखें, ऐसा उनसे कहेंगे। श्योपुर में शुरू से खेल प्रेमियों का जिला रहा है। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी जैसे खेल खेले जाते हैं, लेकिन पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण वे अच्छे विकसित नहीं हो सकें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि मुरैना के बाद श्योपुर जिला ही एक ऐसा जिला है जहाँ एक बहुत शानदार स्टेडियम वीर सावरकर के नाम से बनाया गया और उसमें बहुत सारी सुविधाएं खेल प्रेमियों के लिए उपलब्ध है। जो सुविधाएं नहीं है, जिस तरह के खेल का ग्राउंड नहीं है और उसकी आवश्यकता है, वैसे खेल प्रेमी श्योपुर में हैं। तो हम प्रयास करेंगे, हमारे मंत्री और सांसद माननीय केंद्रीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से कि वो और जगह का उपलब्धता करा के वो सभी खिलाड़ियों के लिए
खेल ग्राउंड उपलब्ध कराएं। यहाँ हॉकी का कोई स्टेडियम नहीं है, जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? श्योपुर नगर में हॉकी को भी बहुत खिलाड़ियों के द्वारा अभी कॉलेज ग्राउंड में खेला जा रहा है। उस ग्राउंड की आवश्यकता है। हॉकी का भी खेल ग्राउंड श्योपुर में हो, इसके लिए प्रशासक से अभी चर्चा की थी और आने वाले समय में संभव है कि हॉकी के लिए भी स्टेडियम के आसपास या जहां भी जगह उपलब्ध होगी वहां पृथक से हॉकी का ग्राउंड भी श्योपुर में प्रारंभ किया जाएगा। श्योपुर में फुटबॉल के मैदान को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आजकल युवाओं में इसका चलन काफ़ी है? अभी एक सप्ताह पूर्व से खिलाड़ियों के वो प्रशासन के बीच में एक विवाद आया था कि वर्षों से वो वीर सावरकर स्टेडियम में फुटबॉल खेलते आ रहे हैं और वहीं एक क्रिकेट का ग्राउंड बना हुआ है। प्रशासक ने ये कहकर उसे रोकने का प्रयास किया कि इससे क्रिकेट के ग्राउंड को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण उन्होंने खिलाड़ियों को रोका, लेकिन जब ये हमारे संज्ञान में आया, सभी हम प्रतिनिधियों ने मिलकर प्रशासक से बात की और जब तक नवीन फुटबॉल का ग्राउंड तैयार नहीं हो जाता तब तक वो खेल प्रेमी वहाँ खेलेंगे और शीघ्र ही फुटबॉल का ग्राउंड भी क्रिकेट ग्राउंड के पास वीर सावरकर स्टेडियम में बनाए जाने का निर्णय लिया, जिसका कार्य प्रारंभ हो गया है। संभवतः 2 व 3 माह के अंदर वो फुटबॉल का पृथक से ग्राउंड तैयार हो जाएगा और खेल प्रेमी इसका आनंद ले सकेंगे। नहीं, इस तरह के विवाद ना हो, इसकी क्या योजना है मतलब भविष्य में? प्रशासक ने भी ये खेल प्रेमियों के साथ बैठकर एक बैठक आहुत की है। उसमें उनको संदेह रहता था कि कुछ बाहरी तत्व यहाँ ग्राउंड पे अपनी मोनोपोली चलाते हैं। इसके लिए कुछ पंजीयन शुल्क और इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं कि प्रति 2 माह 3 माह में एक बैठक हो और खेल के लिए किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है और उनको अधिक से अधिक वो सब साधन उपलब्ध कराए जाएं जो खेल प्रेमियों को लगते हैं। उक्त जो बैठक की आप बात कर रहे हैं, उस बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? इसमें खेल के लिए पुलिस विभाग के द्वारा के सानिध्य में एक जिला स्तर पर अधिकारी होता है, वो सब इनकी मॉनिटरिंग करता है और उनके द्वारा ये सब साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। क्रिकेट के बारे में भारतीय काफ़ी प्रसिद्ध हैं, क्या क्रिकेट के मैदान को लेकर कोई योजना बनाई जा रही है? क्रिकेट पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में आज के समय युवाओं का सबसे पहला पसंद का खेल है और उसके लिए यहाँ खेल का मैदान उपलब्ध है और आने वाले समय में पूर्व में भी यहाँ राज्य स्तरीय क्रिकेट के आयोजन हुए हैं। आगे भी ऐसा प्रयास होगा कि वो राज्य स्तर पर, अंतर्राज्यीय स्तर पर क्रिकेट यहाँ हो और हम सब देखेंगे कि ये समय आ रहा है कि वो आयोजन यहाँ होंगे। दीनदयाल रसोई योजना क्या है? दीनदयाल रसोई योजना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की एक ऐसी योजना है जो व्यक्ति गांव से चलकर शहर में आता है और इस महंगाई के दौर में वो भोजन कम से कम शुल्क में उपलब्ध हो और पर्याप्त वो अपना भोजन कर सके, इसलिए दीनदयाल रसोई योजना को प्रारंभ किया गया। उसका निर्धारण शुल्क 10 रुपये रखा गया, जबकि ये किसी भी तरह से संभव नहीं है कि एक अच्छा खाना 10 रुपये में आम आदमी को उपलब्ध हो। इसके कारण समाज सेवियों का सहयोग लेकर जो संस्था इस कार्य को करती है वो आगे करेगी और हम सबका दायित्व बनता है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे जो पर्व हम घर पे मनाते हैं, चाहे अपने बेटे का जन्मदिन हो, चाहे हमारे पूर्वजों की पुण्यतिथि या जयंती हो, तो ऐसे निर्धन लोगों के लिए उस स्थान पर दीनदयाल रसोई योजना पे जाकर वो आयोजन करें
और उससे उनको गरीबों को जहाँ एक और भोजन होगा वहीं ऐसी संस्थाओं को भी सहयोग प्राप्त होगा। क्या यह योजना जिस उद्देश्य को लेकर शुरू की जा रही है उसे वो प्राप्त कर पाएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि दीनदयाल रसोई योजना जो श्योपुर में जिस संस्था को दी गई है वो संस्था यहाँ पूर्व से युवाओं के हाथ में है और वो सेवाभावी योजना से इस कार्य को सफल बनाएंगे। आज महंगाई चरम पर है, इस स्थिति में 10 रुपये का भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है? मैंने अभी आपसे कहा कि 10 रुपये में कहीं से भी अच्छा भोजन उपलब्ध हो ये संभव नहीं है, किंतु सामाजिक जो दानदाता हैं उनका सहयोग तो रहेगा ही। इसके साथ हम हमारे पूर्वजों के जो कार्यक्रम आते हैं, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, जयंती हो, बच्चे का जन्मदिन हो, महापुरुषों का जन्मदिन हो, उस दिन उस संस्था को सहयोग करेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मतलब भोजन की जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किस तरह की आप जैसे बता रहे हैं पुण्यतिथि जन्मदिन, तो इससे भोजन की गुणवत्ता बनाई रखी जा सकती है? उन लोगों का जो जिनका वो पर्व होगा, उस परिवार का, उस व्यक्ति का दायित्व होगा कि वो उसको तय करेगा कि वो आज क्या उपलब्ध करा सकता है। संस्था को जितना मिलेगा संस्था उसमें अपना तन मन से जो सहयोग कर सकेगी वो करेगी। शेष समाज के उस व्यक्ति को करना पड़ेगा जो वहाँ आयोजित करेगा। जी, आज किसान आंदोलन का 34वां दिन है, लेकिन किसान आज भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान आज इस कड़कड़ाती ठंड में बॉर्डर पे पिछले 34 दिनों से डटा हुआ है और विपक्ष इसको हथियार बनाकर किसानों का उपयोग कर रहा है, जबकि तीनों बिल जो किसानों के हित में लिए गए हैं, किसानों की आय दुगना करने के लिए लिए गए हैं, वो उनको लाभ देंगे और किसान कहीं भी केवल मात्र 1-2 प्रांतों को छोड़कर कहीं भी उद्वेलित नहीं है। किसानों का इनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है। रोज प्रतिदिन भारत के कृषि मंत्री से तमाम संगठन मिलकर समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। श्योपुर जिले में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? श्योपुर जिला कृषि प्रधान जिला है, यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है, यहाँ शिक्षित बेरोजगार भी बहुत अधिक है, किंतु इस दृष्टि से किसान प्रधान होने के कारण गेहूं और धान का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और उसका समय पे वो उनकी तुलाई हो जाए ऐसी कोई व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस संबंध में आज से 4 माह पूर्व माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब से एक प्रतिनिधि मंडल मिला और उन्होंने नवीन सवाईलोक केंद्र स्थापित हो ये सुझाव रखा और भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश शासन को लिखा गया। पूर्व में यहाँ 2 साइलो केंद्र निर्धारित हैं और उनकी संख्या बढ़ाई जावे, तो 2 का प्रस्ताव शासन ने मांगा है कि 2 और साइलो केंद्र श्योपुर में खोले जाएं, ताकि अलग अलग क्षेत्र का वहीं गेहूं उपार्जन का कार्य व्यवस्थित तरीके से संपादित हो सके। तो आज से 3 दिन पूर्व जिला प्रशासन से ये बात हुई और उन्होंने 2 स्थानों का चयन करने का जो शासन के द्वारा प्रस्ताव मांगे गए हैं उनका चयन करने का स्थान का निरीक्षण करके और शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। आने वाला जो समय होगा जब गेहूं उपार्जन का काम चलेगा तो 2 स्थानों की जगह गेहूं उपार्जन का काम 4 स्थानों पे होगा और 2 नवीन और गेहूं उपार्जन कुल जिले को 6 साइलो केंद्र स्थापित हो, ताकि निर्धारित समय पे किसान अपनी गेहूं की उपज या अन्य उपार्जन में जो फसल होती है उसको बेच सके और किसी तरह की अव्यवस्था न हो। बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं, क्या मजदूरी करने वाले मजदूर, उनको आप क्या मानते हैं? बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसानों के रूप में वो मजदूर और किसान
कुछ मात्रा में जो बह गए हैं, जिन्हें कहीं गलत भ्रमित कर दिया गया है, लेकिन अधिकतर जिन लोगों के व्यक्तिगत हित प्रभावित हुए हैं वो लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाला जो कल होगा हम देखेंगे कि सबको ये बात समझ में आएगी कि तीनों कृषि विधेयक जो लाए गए हैं वो निश्चित रूप से किसानों की आय को दुगना करेंगे और उनको ये बात समझ में आएगी। क्या कारण है कि जब तीनों बिल किसानों के हित में है तो बीजेपी उनको समझा क्यों नहीं पा रही है? अभी अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने निर्णय लिया है कि हम किसान चौपाल लगाएंगे और किसानों को तीनों बिलों के बारे में विस्तृत से बताएंगे, उनसे चौपाल के माध्यम से चर्चा करेंगे और वो हमें सुझाव दें कि इन किसान बिलों में क्या खामियां हैं जिन्हें और दुरुस्त करके ठीक किया जाए। और जो भी अगर इस प्रकार का कोई सुझाव किसान चौपाल के माध्यम से मिलेगा उसे केंद्रीय नेतृत्व तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन भेजेगा और संभव होगा तो वो सुधार के लिए भी निरंतर सरकार प्रयास कर रही है और करेगी। 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट APMC एक्ट के तहत कृषि उपकरण समितियां बनी थी, क्या इन्हें समाप्त किया जा रहा है? ये एक भ्रमात्मक प्रचार है। न तो इससे मंडी बंद होगी, न समितियां बंद होगी, बल्कि भारत सरकार ने APO का गठन किया है जो एक समितियों का तरह एक समूह है जो 300 किसानों के बीच और 300 से अधिक किसानों के बीच वो कार्य करेगा। वो वहीं से अपना बीज लेंगे, वहीं से अपना खाद लेंगे और जब ये गांव-गांव में ब्लॉक स्तर पर इसका गठन होगा तो किसान अच्छा बीज लेकर उस APO को बेचेगा और उनका वो मार्केटिंग के लिए बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी अपना उपज का बीज दिखाकर अच्छी रेट में घर से ही बेच सकेगा। ऐसा शासन का प्रयास है। इस घटनाक्रम में आप किसको दोषी मानते हैं, सरकार, मीडिया, किसान या विपक्ष? सरकार ने किसानों के लिए हर स्तर पर बातचीत का प्रयास किया। जब भी किसानों ने समय मांगा तो कृषि मंत्री से लेकर भारत के गृह मंत्री उनके बीच बैठे और इसमें क्या खामियां हैं इसको जानने का प्रयास किया। मगर कहीं भी किसान संगठन वो बात नहीं कह पाए कि इसमें ये खामी है, इससे किसान का ये अहित है, बल्कि उनका तो किसी भी तरह से मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का सोच है कि वो ये चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर ये तीनों बिल संपूर्ण तरह से ख़त्म हो जाए, इन्हें वापस लिया जाए। ये संभव नहीं है। ये किसानों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए उनके हित में लिए गए निर्णय। आज आपने हमें समय दिया उसके लिए हमारा चैनल आपका धन्यवाद देता है। नमस्कार।